आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 29। जयदीप अपने सामने खड़े नए कैंडिडेट को देखकर हैरान था। जयदीप ने देखा उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि नीलेश माथुर है। वही नीलेश जो कुछ देर पहले देसाई ग्रुप की एमडी प्राची देसाई का मैनेजर था। जयदीप को हैरान परेशान देखकर नीलेश ने फिर कहा, गुड मॉर्निंग सर, आर यू ओके? नीलेश की आवाज़ से जयदीप की तंद्रा टूटी। उसने हड़बड़ा कर कहा, प्लीज सिट। थैंक यू। नीलेश ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। जयदीप ने पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में उसे खत्म कर ग्लास साइड में रख दिया। जयदीप को थोड़ा परेशान देखकर नीलेश ने कहा, सर आई थिंक मुझे यहाँ देखकर आप सरप्राइज हैं। शॉक लगा है मुझे, मैं अभी आता हूँ, जयदीप ने कहा और नीलेश से वही इंतज़ार करने को कहकर खुद कैबिन से बाहर निकल गया और पृथ्वी को फ़ोन लगाया। 1-2 रिंग जाने के बाद पृथ्वी ने फ़ोन उठाया। आज वह अवनी के साथ क्रूज पर जाने वाला था, इसलिए दोनों बीच किनारे ही खड़े थे। स्क्रीन पर जयदीप का नंबर देखकर पृथ्वी मुस्कुराया, जैसे वह जानता हो कि जयदीप का फ़ोन आएगा ही आएगा। पृथ्वी ने अवनी से वहीं रुकने को कहा और साइड में आकर जयदीप का फ़ोन उठाकर कान से लगाकर बहुत ही खुश मिजाज अंदाज में कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यहाँ मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा है। तुमने अपनी जगह नीलेश माथुर को रिकमेंड किया है, क्या तुम होश में हो? जयदीप ने परेशानी भरे स्वर में कहा। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल मैं होश में हूँ, मैंने अभी आपकी तरह पीना शुरू नहीं किया है। पृथ्वी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम सीरियस, जयदीप ने गंभीर स्वर में कहा। सर मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं अपनी जगह नीलेश को बहुत सोच समझकर रिकमेंड किया है, सो डोंट वरी, नीलेश को उसका काम करने दो, पृथ्वी ने कहा। पृथ्वी, तुम जानते हो ना नीलेश ऑपोजिट कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे तुम्हारी जगह रखकर क्या सच में मुझे रिस्क लेना चाहिए? जयदीप ने कहा। सर आपको मुझ पर भरोसा है ना? पृथ्वी ने कहा। हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पृथ्वी, जयदीप ने कहा। तो फिर आज से ही नीलेश को मेरी जगह दे दीजिए, पृथ्वी ने कहा। लेकिन वो जगह तुम्हारी है और मैं उस जगह तुम्हें वापस देखना चाहता था पृथ्वी, जयदीप ने कहा। ओ कम ऑन मिस्टर जयदीप, आपको लगता है इतना बड़ा काम करने के बाद मैं उस पोस्ट पर वापस आऊंगा? फिलहाल मैं अपनी नई जिंदगी में बिजी हूँ, काम के बारे में मुंबई आकर सोचूंगा, पृथ्वी ने कहा। कौन सा बड़ा काम? कहीं तुम फिर से मौर्य ग्रुप के खिलाफ जाने की तो नहीं सोच रहे? जयदीप ने कहा। फिलहाल मैं अवनी के साथ रोमांटिक डेट पर जाने की सोच रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं मालिक, पृथ्वी ने कहा। हाँ जाओ, मैंने तुम्हें कब रोका? जयदीप ने चिढ़कर कहा। आप फोन रखेंगे तभी तो मैं जा पाऊंगा, पृथ्वी ने कहा। ठीक है, जल्दी वापस आओ, मुझे तुमसे मिलना है, यहाँ ये सब संभालना मुश्किल हो रहा है, एंड आई रियली मिस यू, जयदीप ने मायूस होकर कहा। आप भूल रहे हैं कि आप एक बड़ी कंपनी के बॉस हैं। मैं रखता हूँ, बाय, पृथ्वी ने कहा और जयदीप की बातें सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। लेकिन फ़ोन काटने के बाद जयदीप की बातें याद करके मुस्कुरा उठा। पृथ्वी काफ़ी देर तक नहीं आया तो अवनी उसी तरफ चली आई और उसे मुस्कुराते देखकर कहा, पृथ्वी। अवनी की आवाज़ से पृथ्वी की तंद्रा टूटी और उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने कहा, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे किसी पुरानी सहेली का फ़ोन आया हो। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, सहेली ही समझ लो, लेकिन मेल सहेली। मेल सहेली? अवनी ने चौंक कर पूछा। अरे जयदीप सर का फ़ोन था, पृथ्वी ने कहा। ओह, वो मिस कर रहे होंगे ना तुम्हें, इतने दिनों से तुम ऑफिस नहीं गए और काम भी पेंडिंग होगा, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो अवनी के बगल में आकर उसके कंधों पर अपनी बाह रखी और उसके साथ क्रूज की तरफ बढ़ते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो, मुंबई पहुंचकर मैं सब सही कर दूंगा। अवनी मुस्कुराई और हामी में गर्दन हिला दी। पृथ्वी से बात करने के बाद जयदीप वापस कैबिन में आया, लेकिन नीलेश कुर्सी पर नहीं था। ये देखकर जयदीप के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि खिड़की के पास नीलेश खड़ा है। जयदीप नीलेश की तरफ आया और कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ रिकमेंड पृथ्वी ने किया है?
जयदीप की बात सुनकर नीलेश पलटा और जयदीप की तरफ देखकर कहा, जी हाँ, मुझे पता है। बैठकर बात करें? जयदीप ने कहा तो नीलेश एक बार फिर जयदीप के सामने कुर्सी पर आ बैठा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने और नीलेश के लिमिटेड जवाब सुनकर जयदीप समझ गया कि नीलेश पृथ्वी से पूरा ट्रेंड होकर आया है। नीलेश, एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जयदीप ने कहा। जी, पूछिए। नीलेश ने सहजता से जवाब दिया। देसाई ग्रुप की इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर तुम यहाँ आए हो, क्या मिस्टर देसाई इस बात को जानते हैं? जयदीप ने पूछा। नीलेश कुछ देर खामोश रहा और फिर बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, सर, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुंबई में देसाई एंड ग्रुप टॉप 10 में आता है। वहाँ मेरा पैकेज अच्छा था, अच्छी जॉब थी, ग्रोथ भी थी, लेकिन एक क्वालिटी होती है सर, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। एक नौकरी बचाने के लिए अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगानी पड़े तो मेरे ख्याल से वो नौकरी नहीं, गुलामी है, और मैं गुलामी के लिए नहीं बना। नीलेश की बातों में जयदीप को एक सच्चाई नजर आई, लेकिन फिर भी थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि नीलेश देसाई ग्रुप का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय था और अब वह जयदीप की कंपनी में था। ये जानकर कहीं देसाई ग्रुप से उनके बिजनेस रिलेशन हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। जयदीप को इस बात की चिंता सता रही थी, इसलिए उन्होंने नीलेश से कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि इस कंपनी में रहते हुए तुम देसाई ग्रुप के लिए ईमानदार रहोगी और उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करोगे? अगर मुझे ये करना होता तो मैं यहाँ इस मामूली नौकरी के लिए नहीं आता, बल्कि उन इन्फॉर्मेशन को बाकी 9 कंपनीज में बेचकर इतना पैसा कमा लेता कि जिंदगी भर ऐश करता, नीलेश ने कहा। नीलेश की बात सुनकर जयदीप एक बार फिर हैरान था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस कंपनी में आने की नीलेश की असल वजह है क्या। वह सामने से ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए कहा, ओके फाइन, तुम चाहो तो आज से पृथ्वी की जगह काम शुरू कर सकते हो। मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ, कहते हुए नीलेश ने अपना लैपटॉप जयदीप की तरफ घुमा दिया। जयदीप के सामने एक नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट थी जिसे उसे आज शाम की मीटिंग में प्रेजेंट करना था। जयदीप ने देखा और कहा, ये तुमने कब और कैसे किया? नीलेश इस कैबिन में आने के बाद पहली बार हल्का सा मुस्कुराया और कहा, दैट्स व्हाई पृथ्वी रिकमेंड मी हियर। जयदीप ने सुना तो हामी में गर्दन हिलाई और लैपटॉप वापस नीलेश की तरफ घुमाकर कहा, सो व्हाट कैन वी डू नाउ? नीलेश ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, देसाई ग्रुप के साथ आपके कितने डील्स हैं? 6 डील्स। जयदीप ने कहा, कैंसिल देम। नीलेश ने सधे हुए स्वर में कहा। जयदीप ने सुना तो हैरानी से नीलेश को देखने लगा और हैरानी भरे स्वर में कहा, व्हाट? आई सेड कैंसिल देम। नीलेश ने सधे हुए स्वर में कहा। जयदीप ने सुना तो मन ही मन कहा, लगता है ये और पृथ्वी दोनों मिलकर मेरी कंपनी को बर्बाद करके मानेंगे। जयदीप को खुद में ही बड़बड़ाते देखकर नीलेश उठा और अपना लैपटॉप उठाकर कहा, मैं आपसे आफ्टर लंच मीटिंग में मिलता हूँ। जयदीप कुछ कहता इससे पहले नीलेश वहां से चला गया और जयदीप उसे जाते देखकर बड़बड़ाया, ये तो पृथ्वी से भी ज्यादा खड़ूस निकला, पता नहीं मेरी कंपनी का क्या होगा। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। अपने कैबिन में बैठा भरत किसी सोच में डूबा परेशान था। मिस्टर देसाई ने उसे अपने लिए नया मैनेजर ढूंढने को कहा, लेकिन भरत किसी आदमी को मैनेजर की पोस्ट नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके लिए उस लेवल तक क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी था। साथ ही मिस्टर देसाई ने भरत को एक नई परेशानी दे दी, नीलेश के रूप में। जब से नीलेश ये कंपनी छोड़कर गया था, वह किसी की नज़रों में नहीं आया था, ना ही वह लौट कर वापस आया। नीलेश इस कंपनी में काफ़ी सालों से था और प्राची का मैनेजर भी था, इसलिए वह इस कंपनी से जुड़ी बहुत सी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जानता था और यही अब इस कंपनी के लिए एक परेशानी बन चुकी थी, जिसका जिम्मा भी मिस्टर देसाई ने भरत पर ही डाल दिया। भरत ने सोचा प्रवीण को कंपनी से निकालने के बाद उसका रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन ये आसान होने के बजाय और मुश्किल हो गया। जब कुछ देर पहले हुई मीटिंग में मिस्टर देसाई ने कहा कि कंपनी में एक नए सीए के आने तक उसकी सभी जिम्मेदारी भरत देखेगा। भरत को ना चाहते हुए भी मिस्टर देसाई की बात माननी पड़ी, इसलिए वह अब अपने कैबिन में सर पकड़े बैठा था। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और भरत ने कहा, यस कम इन। भरत का चमचा चेतन अंदर आया और कहा, सर
आपने मेल चेक किया? भरत ने नामी गर्दन हिलाई और लैपटॉप खोलकर कंपनी के मेल बॉक्स को चेक किया, जिसमें सबसे ऊपर मौर्य एंड ग्रुप का मेल था। भरत ने जैसे ही मेल देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने चेतन की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है? कल तक वो जयदीप मौर्य इन डील्स के लिए मेरे सामने भीख मांग रहा था और आज उसने इन्हें कैंसिल कर दिया और रीजन दिया है कि उन्हें हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं। मुंबई की टॉप 10 कंपनीज में से एक कंपनी पर उसे भरोसा नहीं है। चेतन, जगदीप मौर्य से अभी के अभी कांटेक्ट करो और उनके साथ आज शाम की मीटिंग रखो। चेतन ने सुना और मायूसी भरे स्वर में कहा, सर, मैंने जयदीप मौर्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। भरत ने सुना तो गुस्से से उबल पड़ा। आखिर जयदीप उससे चाहता क्या था? ये सब करने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता था? क्योंकि कोई भी कंपनी का मालिक अपनी निजी दुश्मनी के चलते अपने बिजनेस को नुकसान में नहीं डालेगा। भरत ने चेतन की तरफ देखा और कहा, कहीं वो पृथ्वी मौर्य कंपनी में वापस तो नहीं आ गया? क्योंकि उसके अलावा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मौर्य ग्रुप के फैसले को बदल सके। नहीं सर, पृथ्वी सर तो मुंबई से बाहर है और सुनने में आया है कि जयदीप उसकी जगह किसी नए बंदे को हायर करने वाला है, चेतन ने कहा। चेतन की बात सामान्य थी, लेकिन गुस्से से भरे भरत ने जब पृथ्वी के लिए उसके मुंह से सर सुना तो उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, व्हाट सर? हाँ, वो बस मौर्य कंपनी का एक मामूली एम्प्लॉय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी सर, चेतन ने घबरा कर कहा। मैंने तुम्हें नीलेश का पता लगाने को कहा था, उसका कुछ पता चला? भरत ने कहा। नहीं सर, मैंने लड़कों को भेजकर सब जगह पता करवाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, चेतन ने कहा। हर तरफ से ना ना सुनकर भरत गुस्से से तिलमिला उठा और टेबल पर रखे सामान को हाथ से साइड में गिराकर कहा, आखिर तुम सब कर क्या रहे हो? एक लड़के का पता नहीं लगा पा रहे हो? इतना पैसा क्या मैं तुम लोगों को ऐशो आराम के लिए देता हूं? भरत को इतने गुस्से में देखकर चेतन घबरा गया। भरत गुस्से से चेतन के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, 2 दिन के अंदर मुझे नीलेश किसी भी हालत में अपने सामने चाहिए, समझे तुम? वरना तुम सब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। चेतन की आवाज उसके गले में ही रह गई। उसने हामी में गर्दन हिलाई और भरत ने उसे पीछे धकेलकर कहा, जाओ यहां से। चेतन बिना एक पल गवाए वहां से चला गया। भरत ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। सुरभि का फ्लैट सिरोही। सुरभि के ऑफिस की आज भी छुट्टी थी, इसलिए उसे ऑफिस तो जाना नहीं था। सुरभि ने आज अपने घर को साफ करने का सोचा और चाय नाश्ते के बाद सफाई में जुट गई। कमरे की सफाई करते हुए उसके हाथ अवनी का डिब्बा लगा, जिसमें अवनी की चूड़ियां और कानों के कुछ झुमके रखे थे। सुरभि ने झाड़ू साइड में रखी और उस डिब्बे को खोलकर उसमें रखी चूड़ियां अपने दोनों हाथों में पहन ली और छनका कर खुश होने लगी। उसने बड़े बड़े झुमके निकाले और उन्हें भी अपने कानों में पहन लिया। उसी डिब्बे में एक टीका रखा था, उसे अपनी मांग में सजा लिया और कपड़े का एक दुपट्टा निकालकर सर पर ओढ़ लिया और शीशे के सामने आकर दुल्हन की तरह शर्माने की एक्टिंग करने लगी। सुरभि ने देखा ये सब पहनकर वह सुंदर तो लग रही थी, लेकिन साथ ही कुछ कमी भी थी। सुरभि ने ध्यान से देखा तो पाया कि ललाट पर बिंदी नहीं है, तो उसने एक ललाट पर बिंदी भी लगा ली और अब वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सुबह सुबह सुरभि ये सब कर रही थी और उसका मन खुशी से भरा हुआ था। वह गुनगुना रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी एक सुंदर सी फ़ोटो खींचकर सिद्धार्थ को भेज दी। सुरभि खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, बस उसे ये करना अच्छा लग रहा था, खुशी दे रहा था। उसने फ़ोन में कोई गाना चलाया और दुपट्टे को ओढ़कर थिरकने नाचने लगी। जैसे जैसे गाना बज रहा था, सुरभि हंसते मुस्कुराते गाना गाते हुए घर के सभी काम निपटा रही थी। उसने हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके अभी भी पहने थी, बस दुपट्टा सोफे पर था और ललाट का टीका किचन प्लेटफॉर्म पर। उसने सभी काम निपटाए और नहाने चली गई। नहाकर वापस आई तो फिर उसका वही नाचना गाना थिरकना चालू हो गया। आज उसने तय किया कि वह सिद्धार्थ के घर जाएगी उसके पापा से मिलने, इसलिए उसने नई जींस और उस पर पहनने के लिए कुर्ती निकाल ली। सुरभि ने कपड़े पहने और अपने बालों को सुखाते हुए शीशे के सामने चली आई। तभी उसका फ़ोन बजा। सुरभि ने बिस्तर पर रखा अपना फ़ोन देखा तो सिद्धार्थ का मैसेज था। उसने सुरभि को चक्कर खाकर गिरने वाला एक GIF भेजा।
सुरभि ने देखा तो हंस पड़ी। सिद्धार्थ ने उसकी भेजी हुई फोटो के बदले में भेजा था, साथ ही लिखा था, आई कांट वेट टू सी यू एनी मोर, आई एम कमिंग। सिद्धार्थ का मैसेज देखकर सुरभि का दिल धड़क उठा और उसके गाल गुलाबी हो गए। वह बिस्तर के बल पीठ पर लेट गई और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। सुरभि उठकर हैरानी और खुशी भरे भावों के साथ खुद में ही बड़बड़ाई, ये इतनी जल्दी आ भी गया। वह जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वापस शीशे के सामने आई और अपने बालों को ठीक किया। शीशे पर चिपकी बिंदी उतारकर ललाट पर लगाई और ड्रेसिंग पर रखे झुमके उठाकर कानों में पहनने लगी। एक कान में तो आसानी से पहन लिया, दूसरे कान में जैसे ही पहनने लगी बेल फिर बजी। सुरभि दूसरे झुमके को उठाकर पहनते हुए दरवाजे की तरफ चली आई। आज से पहले वह ऐसे तैयार नहीं हुई थी, लेकिन आज सिद्धार्थ के लिए ये सब करने में उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी। सुरभि ने झुमका कान में पहनते हुए दरवाजा खोला और बिना सामने देखे कहा, खोल रही हूँ बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है। दूसरा झुमका सुरभि के हाथ में ही रह गया। जैसे उसने सामने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह कुछ बोल नहीं पाई। तो दोस्तों, मौर्य एंड ग्रुप कंपनी में आने के पीछे क्या है नीलेश का मकसद? देसाई सर ने क्यों डाल दी भरत पर सारी जिम्मेदारियां? और क्या वह ढूंढ पाएगा नीलेश को? क्या फिर से आया है अनिकेत सुरभि के सामने, या इस बार आई है सुरभि की जिंदगी में कोई नई परेशानी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।